Today now we'll start with electric field and electric field intensity. अब देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहले एक डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ताकि उससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, किस तरीके से उसको डिफाइन हम अपने ओन लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक चार्ज होगा तो दूसरे चार्ज से क्या होता है, वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। देखा था ना हम लोगों ने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, हाँ या ना। तो एक क्या होगा, कोई भी चार्ज होगा, दूसरा चार्ज अगर उसके पास में आया तो क्या हो जाएगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। इतना तो पता है। तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन कहां से होना शुरू होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे, एरिया एनक्लोज्ड अराउंड अ चार्ज, व्हाट इज क्या, एरिया एनक्लोज्ड अराउंड द चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक्स प्लेस। तो एक सेंस आ गया होगा कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ले लेते हैं, कहाँ गया हो, यूएस पेज पे लगे, प्रीवियस पे गया, नहीं गया होगा, अच्छा गया था, ओके। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम देखेंगे भाई, हमारा मान लो एक सपोज चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक टेस्ट चार्ज को मैं मूव करूंगा इन द प्लेन। किसको, टेस्ट चार्ज को। इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। एंड टेस्ट चार्ज आज याद रखना, क्योंकि आज पूरे लेक्चर में टेस्ट चार्ज की बात होगी। टेस्ट चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मैं धीरे 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 इसके पास ले रहा हूं, टेस्ट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अचानक से मान लो ये एक लाइन है, इस पॉइंट पे जैसे यहां पर आता है, मान लो आपका इधर दिस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट पर आया आपका टेस्ट चार्ज, जैसे मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा, यहां पे अभी टेस्ट चार्ज को उठाकर यहां से यहां रखा, जैसे इस पॉइंट पर रखा वैसे क्या होने लगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, किस तरफ, रिपेल होने लगेगा। तो इस तरफ क्या हो गया बेटा, रिपेल हो गया। कौन, टेस्ट चार्ज। जैसे, लेकिन यहां रिपेल नहीं हो रहा, इस पॉइंट पर रिपेल नहीं हो रहा, इस पॉइंट पर रिपेल नहीं हो रहा, इस पॉइंट पर रिपेल नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ये लाइन या इस लाइन के अंदर आ रहा है तो क्या होने लगा, रिपल्शन। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इस लाइन पे अट्रैक्शन होने लगा। तो एक काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहां से भी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। मान लो यहां से भी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, इस तरफ, यहां इधर से भी लेकर आए, जैसे यहां लेकर आए वैसे क्या होगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सीधा सीधा यहां से रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अनिकेत, कौन है अनिकेत, जाओ तुम्हारी डिमांड है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो लाइन हम यहां देख रहे थे इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया अराउंड अ चार्ज। किसी भी चार्ज के अराउंड जो एनक्लोज्ड एरिया होता है, जिसके अंतर्गत यानी विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक्स प्लेस। यानी अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे, अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये रिपेल हो जाएगा, और नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द एरिया एनक्लोज्ड अराउंड a charge within which force of attraction or repulsion takes place.
अभी अनिकेत भी, अच्छा अनिकेत आ गया, अच्छा अगला अनिकेत भी आएगा अभी। क्या हुआ, डिमांड क्यों थी तेरी? हाँ, लेट आया था। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ, डेफिनेशन वाइज समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो पहला वाला डेफिनेशन समझ में आया सबको? 2 डेफिनेशन और है जहां से फॉर्मूले निकलते हैं। पहला डेफिनेशन क्या है? द एरिया इनक्लोज अराउंड अ चार्ज विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक प्लेस। तो अगर कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक स्पेसिफाइड एनक्लोज एरिया होगा। एनक्लोज इसलिए बोला, ठीक है, ओपन हो नहीं सकता, कि ओपन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही नहीं बन पाएगा। तो एरिया एनक्लोज अराउंड अ चार्ज विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक प्लेस। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज समझाऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला? अच्छा मैंने क्या बोला? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी तरीके से डिफाइन करूंगा मैं? अभी कितना तरीका हुआ? सही है। टेक अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अराउंड बनाते हैं हम लोग एरिया एनक्लोज बना देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। अब देखो, एक टेस्ट चार्ज मैं लाके यहां रख देता हूं। कहां? यहां पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर। क्यों, और बोल देता हूं लेट सपोज ये Q और इस Q0 के बीच में डिस्टेंस है R। Q और Q0 के बीच में डिस्टेंस R। मुझे कोई बता सकता है यहां से जब जैसे यहां पे आएगा इसके ऊपर क्या लगने लगेगा? टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 की जगह क्या लेंगे हम लोग? Q। Q2 की जगह क्या लेंगे? Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियरिटी है पूरी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन के साथ डिफाइन होती है, तो ई वेक्टर। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या है? यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज की बात करता है, तब जाके क्या मिलता है आपका? मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लग रहा हो तो वो फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया सेकंड डेफिनेशन? तो सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा? F अपॉन Q0। बोलो क्लैरिटी है यहां तक? क्लैरिटी है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन वाइज अगर देखते हैं, क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन? द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। बोल दो ऑन टेस्ट चार्ज। बोलो समझ में आया क्या? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो यहां तक क्लैरिटी है सबको? तो यहां तक क्लैरिटी नहीं है ना? तो ये जो F है, ये क्या F है? कौन सा F है? ये वाला फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नाउ आल्सो बी रिटन एज K Q0 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। बोलो क्लियर है? Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है फॉर पर्टिकुलर चार्ज? K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये पता है क्या आया है आपका? यह है फॉर्मूला। कोई भी आइसोलेटेड चार्ज मतलब अकेला चार्ज अगर कहीं पे भी है, उसका आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट हो सकता है आपका क्या? R। किस तरफ निकालना है? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उस आइसोलेटेड चार्ज की वजह से? K Q बाय R स्क्वायर। एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे देता हूं। मान लो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, तो मुझे बताओ, यहां पे मैं बोलता हूं लेट इट बी E1, लेट इट बी E2। तो अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, लेट सपोज R1,
और यहां से लेकर यहां तक दूसरा डिस्टेंस हो गया R2। अब मुझे बताओ, अगर मुझे E1 निकालना हो बेटा, E1 कैसे निकालूंगा? के क्यू बाय R1 का स्क्वायर। मतलब क्या है, यहां से समझ में आ रही क्या चीज? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालना है, तो चार्ज से लेकर उस पॉइंट की दूरी को R कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी, यानी E2 मुझे अगर निकालना है, E2 अगर मुझे निकालना है तो बताओ कैसे निकालूंगा? के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। यानी ये जो R होता है ना बेटा, सिंपल, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो जिस पॉइंट पर, चार्ज से लेकर उस पॉइंट की दूरी को क्या कहते हैं? R। बोलो अभी क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई? तो मुझे ये बताओ, E1 बड़ा होगा या E2? E1 बड़ा रहेगा, E2? E1 बड़ा रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चार्ज से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर चार्ज को कांस्टेंट रखें, के तो कांस्टेंट है ही, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। जैसे डिस्टेंस डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम्स कम हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? तो ये सेकंड डेफिनेशन से क्लैरिटी आई क्या? सेकंड डेफिनेशन से क्लैरिटी आई। सेकंड डेफिनेशन से हमने एक फॉर्मूला भी निकाला, और वो फॉर्मूला किसके लिए है? किसी भी एक आइसोलेटेड चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट R। बोलो क्लियर? समझ में आया? चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते साथ कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मतलब सुनो, यहां पे क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? प्रोटॉन कहां होता है? समझ में आ गया अभी? कितने डिस्टेंस पे कर रहा है? तो इस डिस्टेंस पर प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझे क्या? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। भाई जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, वही प्रोटॉन पे होता है, बस पॉजिटिव होता है। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? अब इस चार्ज का क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने डिस्टेंस पर? बोलो समझ में आया क्या? तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्या है फॉर्मूला? के क्यू बाय R स्क्वायर। अच्छा, सिंस यहां पे कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है तो के की वैल्यू अपन क्या लेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू क्या लेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 60, सॉरी माइनस, यहां पे गलत किया ना मैं, -19, वेरी सॉरी,
-19 डिवाइड बाई, अब ये प्रोटॉन कितनी दूरी पर निकालना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। तो जल्दी फटाफट सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर। क्लैरिटी आई है क्वेश्चन में? लास्ट बेंच, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन बोला है रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन, कितनी दूरी पर रिवॉल्व हो रहा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पे रिवॉल्व हो रहा है। सीधा सीधा पूछा है कि प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो प्रोटॉन का आपको क्या पता होना चाहिए, चार्ज, और कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो, तो दोनों भी चीज दी हुई है, सॉल्व करेंगे आएगा आंसर। हाँ कितना आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻12 0.5 इंटू 10⁻12। सो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻11, 5 इंटू 10⁻11। आगे यूनिट क्या लिखोगे भाई, वही मतलब क्या, देखो चलो आगे यूनिट देख लेते हैं ना। देखो के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। आर की यूनिट भाई मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, एक कूलम से एक ये कूलम गया, क्या बचा, तो आंसर इज न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियरिटी है, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझ में आने लगी है। अभी एक डेफिनेशन और बाकी है, उससे एक और चीज सीखे हम लोग, प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको चार्ज नहीं मालूम है, कहीं पे आपको नहीं पता कि कितना चार्ज है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैसे पता करोगे। तो ये प्रैक्टिकल वे तो नहीं है ना पता करने का, प्रैक्टिकल वे भी सीखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए ये पता चल गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया आपको। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और वो चार्ज कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बस ये पता होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं, कितने लोग हैं जो मेरे पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था जिन्होंने, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी आज के लेक्चर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन किया होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो समझ में आया था। जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आज मेरा पहले दिन लेक्चर अटेंड कर नहीं ना, तो इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो एक बार देख लेना, अभी आएगा ना, लोग आ जाता है ना यूट्यूब पे, तो उसको देख लेना जरूर। क्योंकि कैसा है ना, या अपने फ्रेंड से नोट्स वगैरह ले लो जो भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं समझ में आई ना बेटा, तो आपको फ्लक्स समझ में नहीं आएगा, और फ्लक्स समझ में नहीं आया तो 12th का जो मेन कोर टॉपिक है गॉसियन सरफेस पर, यानी गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, नहीं समझ में आएगा, दिक्कत है, हाँ बोर्ड्स में दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज उसको देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर रटना है तो रट भी सकते हो, KQ/R², लेकिन रटने वाला कोई फायदा नहीं है, मतलब है क्या फिजिक्स को रट के, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए रटना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो क्या है। तो दो तरीके से हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तरीका क्या है, कोई भी एरिया एनक्लोज होगा अराउंड चार्ज, तो वो जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों भी लगेगा। और दूसरा तरीका यह है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, तो जब भी टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कितनी है। तो हम लोगों ने वो सॉल्व करके देख लिया कि उस चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी, KQ/R²। और ये R क्या है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी चार्ज का हमें क्या चाहिए भाई, चार्ज, एक अकेला चार्ज डिवाइडेड बाई R²। वो R क्या है, जहां जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट की बात हो रही। क्लियर, समझ में आ गया ये। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन? अच्छा इधर देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, इधर इधर आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, वहां उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ ध्यान ही नहीं देते। अच्छा यहाँ देखो, जब ये चार्ज था तो इस चार्ज पे जब हम टेस्ट चार्ज ला रहे थे, जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आता है तो क्या होता है? रिपल्शन, या मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज में लेके आ रहा हूं, तो जैसे लेके आऊंगा और यहाँ लाके बिल्कुल बहुत फोर्स से रखूंगा, बहुत फोर्स से, चलो लेके आ गया, मैं एक काम करूं, जितना फोर्स को रिपल्शन में लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स में लगाकर बिल्कुल चार्ज के करीब ले आऊं, और जैसे यहां से छोड़ूंगा कैसे जाएगा? जिस लाइन से आया था वही लाइन ट्रेस करके जाएगा, ऐसे। बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ जहां एरो लगा रहा है, ये डायरेक्शन हुआ। बोलो हाँ या ना? इधर से अगर मैं लेके आया चार्ज को और यहां छोड़ा टेस्ट चार्ज को, किसको? तो रिपल्शन ही होगा। जैसे यहां ले आए कहां जाएगा? वापस इधर। इधर से लाओ लेके अगर आया टेस्ट चार्ज को, कैसे जाएगा? इस तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? इधर से लेके आया तो वापस तरफ जाएगा, इधर से ले आया तो इधर जाएगा, इधर से ले आया तो ऐसे जाएगा, इधर से ले आया तो ऐसे जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इधर से टेस्ट चार्ज को ले आया तो रिपल्शन ये डायरेक्शन में होगा। ये क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही? ये क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही? इधर से लेके आया टेस्ट चार्ज को तो वापस आ जाएगा, इधर से ले आया तो इधर, इधर से ले आया तो ऐसे जाएगा, इधर से। समझ गया ना? वेरी गुड। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे समझा, मैं आगे बढ़े। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो यहां से एक चीज हमको पता चल रही है, देखो जो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, क्या होती हैं? ये जो हमने बनाया है ये इमेजिन करके बनाया है कि भाई अगर कोई ये चार्ज है और टेस्ट चार्ज लेके मैं आ रहा हूं, तो जहां जब रिपल्शन लगेगा तो ऐसे ही भागेगा। तो हमने क्या कर लिया? इमेजिन कर लिया कि ये लाइंस है। क्या इमेजिन कर लिया? ये लाइंस ऑफ फोर्सेस है। फिर जब यहां पे लाया तो ऐसे चला गया, तो हमने क्या कर लिया? इसको इमेजिन कर लिया। क्या इमेजिन कर लिया? क्या इमेजिन कर लिया हम लोगों ने? कि ये लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या बता रही है हमको? डायरेक्शन बता रही है। तो मुझे कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां चलती है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल, लिसन 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 लिसन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अभी ये जो चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव ले लेते हैं। एक एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, अगर हमने चार्ज यहां पॉजिटिव लिया था, यहां नेगेटिव ले लेते हैं। अब बताओ टेस्ट चार्ज में लेके आऊंगा, इसके करीब क्या होगा? यानी लाइंस ऑफ फोर्स अब ऐसे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे हाँ या ना बोलो भाई? ऐसे। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है? अगर वेक्टर आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। तो जिस तरफ हेड होता है वो क्या डिसाइड करता है? डायरेक्शन, किस तरफ जा रहा है वेक्टर आपका। बोलो हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चल रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम या इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो क्लियरिटी है? समझ में आ गया? तो सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका लिखो इमेजिनरी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट्स अ इमेजिनरी लाइंस। imaginary lines traced, imaginary line traced, imaginary lines traced along the line of force acting on a test charge, traced along line of force या along the path of force, जैसा भी लिखना चाहो, along the line of force और path of force एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो अगर टेस्ट चार्ज पे ऐसा फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हम इमेजिन करेंगे। यही है ना इमेजिनरी? इमेजिनरी लाइंस ट्रेस्ड बनाया जाएगा, ट्रेस्ड, ट्रेसिंग, एनीथिंग ट्रेसिंग,
इलेक्ट्रिक इमेजिनरी लाइन ट्रेस अलोंग दी पाथ ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। तो अगर टेस्ट चार्ज फोर्स ऐसे लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, टेस्ट चार्ज फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेस करेंगे। तो ये क्या होता है, इमेजिन ऐसे कुछ होता दिखेगा नहीं आपको कभी, ये फील्ड लाइंस आपको कभी दिखेगी नहीं, लेकिन आपको ऐसा दिख सकता है। भाई आपने यहां चार्ज रखा, यहां टेस्ट चार्ज लाया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आया क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग कि वो चार्ज कैसा है। तो अगर अट्रैक्शन हुआ तो यहां से ऐसे भागेगा। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि लगता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो अब एक हेडिंग डालो और ये दोनों इसको ड्रॉ कर लो, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ड्रॉ करो फटाफट। हाँ दोनों को ड्रॉ करो। देखो बहुत बढ़िया नोट्स बनेगा आपका, एक बार जब चैप्टर खत्म होगा यू विल रियलाइज कि आपको बहुत अच्छा नोट्स मिला। आपको कभी भी टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो, टेक्स्ट बुक खोलते ही नहीं हम लोग हम लोग तो खोलते ही नहीं सर टेक्स्ट बुक। आपको हाँ, तो इसका मतलब जब भी हम पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा उसके बाहर जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये मेरा चार्ज है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस होगा, लेट सपोज ए, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसका डायरेक्शन कहां होगा, किस तरफ होगा, डायरेक्ट चार्ज के अपोजिट होगा या चार्ज के टुवर्ड्स होगा। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, यही आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन में। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, जो भी आंसर आएगा ये मैग्नीट्यूड में आएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन पता करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा कि ये देखो चार्ज कैसा है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया नहीं आया, पक्का। क्योंकि हमने ये डिफाइन कर चुके हैं ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां से कहां चलती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर, समझ गया। चलो तो अब डालो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसे पहला प्रॉपर्टी उसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स पॉजिटिव टू, ये तो क्लैरिटी आ गई, एकदम क्लैरिटी आ गई क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। देखो जब आप फिजिक्स में क्यों लगाओगे ना वाई, तब आपको और आंसर मिलेंगे। आंसर मिलने के बाद फिर उसमें वाई लगाओगे ना, फिर उसमें आंसर मिलेंगे, फिर वाई लगाओगे ना, फिर आंसर मिलेंगे। बहुत बड़ा समंदर। तो जितना वाई लगाते जाओगे, वाई लगाने का मतलब ये नहीं कि ऐसा वाई लिख दिया आगे, समझे। तो आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है भाई, नेगेटिव। लेकिन वाई तो समझ में आया, वाई ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। भाई अगर टेस्ट चार्ज से हम टेस्ट किया इसको, पॉजिटिव चार्ज था तो रिपेल हो रहा था तो ऐसे लग रहा था फोर्स, और नेगेटिव चार्ज था तो अट्रैक्ट हो रहा था तो ऐसे लग रहा था फोर्स। तो इसीलिए हम यहां से समझ चुके हैं कि हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। सेकेंड पॉइंट चला गया क्या, ये कैसे चला जा रहा है, आ गया, एल्बो लग रहा है मेरा। ओके सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, electric field lines do not meet or intersect each other. Do not meet or intersect each other. इसका मतलब समझा किसी ने? जरूरी नहीं पैरेलल चले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल चल रही है। बहुत ध्यान से, आपका क्वेश्चन अभी यहां क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ना ही मिलेंगी ना ही इंटरसेक्ट होंगी, दोनों एक ही बात है, बट कभी कभी मिलना और इंटरसेक्ट अलग अलग चीज हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे और करके लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको क्या चीज पता लगती है? डायरेक्शन, कहां से कहां चल रही है पता लगता है ना। मान लो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे नोट करता हूं, मान लो दो इलेक्ट्रिक ऐसे चल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, मान लो ये। या उससे पहले एक ना आपको एक कहानी बताता हूं, रुक जाओ। दूसरा पॉइंट लिखने से पहले ना इसको तीसरा बना दो, दूसरा पॉइंट एक और लिखो, इसको मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट लिखो, अच्छा ये पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Tangent at any point on electric field line gives direction of electric field। मतलब क्या, अगर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं अपन? इधर देखो, पहले देख लो फिर एक साथ सब लिखना। टेंजेंट कैसे बनाते हैं अपन? जैसे इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट बनाना हो तो टेंजेंट कैसे बनेगा? ये बनेगा ना टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी भी देखो, टोटल तो डायरेक्शन यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो। अदरवाइज यूनिफॉर्म है तो सीधा चलती रहेगी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे क्या बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर? टेंजेंट। तो जैसे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बोलो क्लियर? अब जैसे कि और एग्जांपल देता हूं आपको, ये ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, है ना? इस पॉइंट पे अलग होगा। कैसे? यहाँ पे कितना होगा, कैसे होगा? ये डायरेक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पे क्या बना दो बेटा? टेंजेंट बना दो। तो टेंजेंट बना दो, क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, चेक करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मीट हो गई, तो इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पे जो व्हाइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? यहां पर। और जो पर्पल वाली उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? हाँ भाई, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। दैट इज व्हाई दे विल डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो क्लियरिटी आई?
क्लैरिटी आई? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उस पर आपको डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, तो कैसे पता करोगे? उस पे क्या बना दो? टेंजेंट। उस पॉइंट पे बना दो टेंजेंट, और जैसे टेंजेंट बनाओगे तो जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लैरिटी आई? समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है सीधा सीधा, तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई टेंजेंट बनाओगे यही रहेगा, टेंजेंट बनाओगे यही रहेगा, टेंजेंट बनाओगे ये रहेगा। यानी दिस इज कॉल्ड एज, अब धीरे धीरे हम आफ्टर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है आपको? चौथा, पांचवा, छठा, 7 पॉइंट्स टोटल है हमारे। 3 हो गया, 4 अभी और बाकी है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो पूरी क्लास। क्या हुआ? वो क्या हुआ? क्या हो? अच्छा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमने बना दिया तो क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, जहां पे मीट कर रही हो लाइन, पॉसिबल ही नहीं है। वो मीट करेंगे, प्रॉपर्टी है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है ना। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ऐसे जैसा बताया वैसा ही होगा। यानी वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी, तुम जबरदस्ती मिलाना चाह रहे हो यार। अच्छा मैंने थर्ड को सेकंड बनाया है, सेकंड को थर्ड बना दिया। वो उसका रीजन है, पहले वो बताना था कि टेंजेंट बनाओगे तो डायरेक्शन मिलता है। तो अगर 2 लाइंस मिल जाती हैं तो टेंजेंट बनाओगे भी दोनों पर तो डायरेक्शन अलग अलग आएगा। तो 2 डायरेक्शन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हो सकता। चल, तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलता है कि जहां पे आपको क्राउडेड दिखे, क्या दिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड दिखे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे लेस क्राउडेड दिखे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कम होगी। जैसे कि आपने हमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखने से पहले हमने जो 2 चार्ज लेके बनाया था ना, Q और -Q, उसमें अगर आप देखो जब लाइन वहां से निकल रही है, ठीक है, जब लाइन यहां से निकल रही है तो देखो ऐसे मैंने मिला दिया, जबकि मिलेगी नहीं। तो देखो जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका क्राउडनेस जो है लाइन का देखो कम हो रहा है। तो याद है जैसे जैसे ये जो आपका चार्ज है, चार्ज से जैसे दूरी बढ़ती रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कम होती रहती है। देखो खुद भी आपने मैग्नीट्यूड वाइज भी कम होती रहती है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर समझना है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और जहां पे लेस क्राउडेड है वहां पे कम होगी। तो यही है हमारा चौथा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर इन मोर crowded region and less in less crowded region। बोलो समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया ये पॉइंट? अरे समझ में आया नहीं आया? अरे तो लिखो फटाफट। ये तो हमने देख चुके ना यार, सारी चीजें आपकी आंख के सामने हैं। जहां पे क्राउडनेस ज्यादा है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जहां पे क्राउडनेस कम है लाइन की वहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
सी फ्लक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। फ्लक्स के लिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स और लीव द सरफेस परपेंडिकुलरली। अगर कोई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रही है और यहाँ पे सरफेस पे, ये सरफेस है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे आएगी, कैसे आएगी, और अगर लीव करेगी मतलब यहां से वापस निकलेगी तो कैसे निकलना चाहिए उसको, परपेंडिकुलर। यही कहानी है। अगर मैं स्फीयर की बात करूं, किसी भी स्फीयर में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो हमेशा क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, और अगर लीव कर रही है तो भी सरफेस से परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगी भी परपेंडिकुलर, निकलेगी भी परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस से, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, स्फीयर हो, स्फेरिकल हो, कोई भी शेप हो, उससे हमें मतलब नहीं है सरफेस का। तो सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जब जाएगी भी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और निकलेगी भी तो परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर। ये हो गया 5वां पॉइंट, क्लियर एकदम। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। याद रहे ये इमेजिनरी लाइंस है, ये ट्रेस करते हैं हम लोग अपने इमेजिनेशन से, ये फोर्स कैसा लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, तो वहां के इमेजिनेशन से सारा काम हो रहा है। मान लो आप सब जितने लोग यहाँ पे हो, सब अपने आप को अगर चार्ज समझो, एक एग्जांपल ले लेते, सब अपने आप कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव समझते जाओ। बहुत लोग होंगे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाले। सुनो सुनो सुनो, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो सबका क्या होगा, अराउंड एनक्लोज इलेक्ट्रिक, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी निकल रही होगी, पॉजिटिव से निकल रही होगी, नेगेटिव की तरफ जा रही होगी, लेकिन आपस में कभी भी क्या होंगे, मिलेंगे नहीं। अगर जैसे ऐसे आ रही तो ऐसे हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रही है, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं ऐसे लाके इधर रख सकता हूं, ऐसे उठा के ऐसे ले गया, उठा के ऐसे ले गया, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो ये क्या, कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखाई देगी ना आपको, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखाई देगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखाई देगी। बोलो क्लियरिटी है, क्लियरिटी आई। चलो, और अगर यही दोनों सेम चार्ज हो जाएंगे तो दिक्कत आने लगेगी। चलो वो दिक्कत देखते हैं कैसे होगा। देखो यहां पर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, हाँ, इसमें से भी क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी ऐसे, लेकिन ये मिलेंगे नहीं कभी। क्यों, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे, इसलिए नहीं। तो अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ दिखेगी अगर आपस में ले आओगे, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निकलता हुआ नेगेटिव में दिखाई देगा, बट कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी अगर हो जाए तो भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही नजदीक आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल होके वापस ऐसे चली जाएगी। बोलो क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, समझ में आया। ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट नंबर 5 था ना अपना, पॉइंट नंबर 5 था, क्या बोलता है पॉइंट नंबर 5, किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो परपेंडिकुलर आएगी, निकलेगी तो भी परपेंडिकुलर निकलेगी। बोलो क्लियर। ये हो गया 5वां पॉइंट। 6th पॉइंट आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is the force acting in a particular area। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर आपको कभी भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो कितना फोर्स लग रहा है कितने एरिया पर, ये आप निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा भाई, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, ओके। अब देखो आपका 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का सब। अगर एक काम करो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। दूसरा पॉइंट, टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वहां पे क्या बना सकते हो आप, टेंजेंट, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही। तीसरा, अगर होगा इंटरसेक्ट तो क्या होगा, दो डायरेक्शन आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि पॉसिबल। चौथा, लेस क्राउडेड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर क्राउडेड। पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव एंड एंटर्स द सरफेस। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नथिंग बट 4। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला जो पॉइंट है देखो उसमें क्या, ये जो लास्ट हम लोग ने ये इधर किया था ना कि सेम चार्जेस में क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिखाई देगी, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखाई देगी। वही है आपका 7th पॉइंट, क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज and goes away from पॉजिटिव चार्ज। देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको समझ में आए जिस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी इसकी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। बोलो क्लियर है। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाती हुई दिखाई देगी। यही है 7th इसका, जो कि हम इसी से समझे थे सबसे पहला, उसी को सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दिया। बोलो क्लैरिटी है पूरे के पूरे 7th पॉइंट पर। चलो इसको फटाफट लिख डालो एंड देन वी विल सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दरवाजा खोल के आया कैसे, ये ऐसे लिखवा दिया आपको, मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक, एक चीज है, टेक्स्ट बुक है किसी के पास 11th क्लास की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर बारे में पढ़ोगे ना तो जितना वो लेस क्राउडेड को एक पॉइंट बनाया है, मोर क्राउडेड का अलग पॉइंट बनाया है, उसको हमने एक ही पॉइंट में लिखा है। मतलब आप टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन अगर प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर इन, खोल दो यार, खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो, जाओ भाई, यार बहुत डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है खुद को। रीजन एक बार काटा था मुझे, बहुत बेहतरीन वाला काटा था। और उसमें जो हमारा 5th पॉइंट है ना, 5th पॉइंट वो पूरे टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही नहीं आपको, इसीलिए लोगों को फ्लक्स समझ में नहीं आता था। 5th पॉइंट जो है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर एंटर होता है और परपेंडिकुलर निकलता भी है। यहीं से गॉस लॉ तो है भाई। गॉस लॉ बोलता क्या है, अगर आपने याद होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस में कोई अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और उसको जो निकलेगा बाहर तो बिल्कुल क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होता है भाई। थीटा यहाँ पे क्या बनेगा 90, जो हो जाता है 0, समझे क्या। तो इसीलिए ये चीज मैंने लिखवाई है आपको। 5th पॉइंट आपको नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ से नहीं मिलेंगी, जो मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको। एक्स्ट्रा इसलिए दिया है क्योंकि आपको 12th में वो चीज काम आएगी।
तो ये पूरे सातों के साथ क्लियर है, सातों के साथ प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होती है, ये आप लिख सकते हो, इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही तरीके की होंगी, एक होगी यूनिफॉर्म, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालोगे तो डायरेक्शन सेम आना चाहिए, वो होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर बार बार टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैंसल। हाँ अरे समझ में आया क्या? चलो मतलब कैंसल, इसको लिखना कैंसल, मतलब आप नोट्स में इसको लिखना चाहो तो भी लिखो, नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, करके ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर भी याद रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं नीट जेई के, उनके लिए बता दूं, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में फर्क क्या है, मतलब क्या इसका कंसेप्ट क्या है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कहीं पे भी आप टेंजेंट ले लो, हमेशा डायरेक्शन क्या आएगा, टेंजेंट का सेम आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बार बार टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। बोलो क्लियर? दो रॉड है, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एक को नेगेटिव। तो मुझे बताओ इस रॉड में जो इमेजिनरी लाइंस चलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहां से कहां चलेंगी? मतलब ऐसा, बोलो हाँ, ओके। और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो डी। ये चीज समझ में? दो रॉड लिया मैंने, दो रॉड लिया, इसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, और दोनों के बीच में पोटेंशियल दे दिया मैंने क्या, V। दोनों के बीच में पोटेंशियल दे दिया V। तो पोटेंशियल देने पे क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पॉजिटिव पे आ गया, ये नेगेटिव पे आ गया। तो अभी हमारी इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन कहां से कहां चलेंगे भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डायरेक्शन समझ में आया क्या? अगर मैं यहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज डाल दूं कहीं पे भी, बताओ उस पर क्या असर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पॉसिबल है, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी, डिपेंड करेगा चार्ज कौन सा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां चल रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो जैसे ही आप यहां पे डालोगे पॉजिटिव चार्ज, वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ, टुवर्ड्स द फील्ड। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आप ले लो, यहां डालो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको किस तरफ खींचेगा भाई, नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, मतलब ये किधर जाएगा, ये चार्ज इस तरफ भागने लगेगा। बोलो हाँ या ना, ये इस तरफ भागने लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज डालें तो इस तरफ भागने लगेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात इसमें? ये क्लियरिटी हो गई कि भाई अगर कोई भी इसमें चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। बोलो क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव किधर भागता है, किधर अट्रैक्ट होगा, तो इधर है ना नेगेटिव, इधर गया। और अगर नेगेटिव चार्ज डाले वो किधर अट्रैक्ट होगा, इस तरफ। तो इसको ऐसे समझो कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आप डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज डालोगे तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर? अच्छा, तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को यहां डालें तो ये यहां चला जाएगा, लेकिन इसको पकड़ के घसीट के किसी फोर्स से यहां लेकर आ गए लास्ट तक, यानी डी डिस्टेंस कवर किया। तो फिजिक्स में ऐसा एक कंसेप्ट है, किसी के उसके मन के मुताबिक अगर आप काम करोगे, अरे मतलब उसको भाई कोई अगर उधर जाना चाह रहे हो उसको उठा के इधर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर ये मैं नेगेटिव चार्ज यहां डालता हूं और ये नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा, लेकिन मुझे उसको पकड़कर कोई फोर्स लगाकर इधर लेके आना है। कितना डिस्टेंस, फोर्स लगाकर
डी डिस्टेंस कवर करना है, फोर्स लगाकर डी डिस्टेंस कवर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली एफडी कॉस थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो कॉस 0 हो जाएगा एंड इट इज 1। बोलो क्लियर, समझ में आया क्या? तो W इज इक्वल टू एफ डी, यानी वर्क डन किया हमने किस पे, माइनस के ऊपर। माइनस के ऊपर वर्क डन किया, क्या उसको अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर उसको मैं चलाऊं, मतलब अगर मैं इसको डालता हूं यहां पे तो कहां जाता है भाई, इस तरफ, लेकिन मैं उसको उस तरफ नहीं जाने दिया। मैंने क्या किया, अच्छा चला गया, मान लो चला गया वहां तक, फिर वहां से उसको पकड़ कर अपना एक फोर्स F लगाकर इसको डी डिस्टेंस आगे लेके आया, तो क्या हुआ यहाँ पे, फिजिक्स का लॉ ये है, इसको थर्मोडायनेमिक समझते हैं, हीट ट्रांसफर जो है सही से हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो एसी है वो इसके रूम के हिसाब से वो एसी नहीं चल रहा ना, दोनों चलेगा तो पॉसिबल होगा। 3 एसी है ना, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 टन चाहिए, अगर एक एसी लगा रहे हो तो 1.5 टन की कम से कम 3 एसी होनी चाहिए इस रूम में, जो हिसाब से क्राउड होता है उसके साथ। बहरहाल ये समझ में आया अभी तक? फिजिक्स में याद रहे, किसी को उसके मन के मुताबिक उसका काम कराना है आपको, तो आपके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्क डन किसी ना किसी फोर्स से होगा भाई। अब वर्क डन कब होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो चीज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज होगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो मान लो ये क्यू वाला चार्ज इधर चला जा रहा है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के इधर ला रहे हैं, तो पकड़ के इधर ला रहे हैं, उसका फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कब तक लगाना पड़ेगा, डी डिस्टेंस तक। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन। और हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो यहां से वर्क डन कितना निकलेगा, QV। एक वर्क डन यहां से निकल रहा है, एक वर्क डन यहां से निकल रहा है, दोनों भी वर्क डन है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा भाई आपका F डॉट D विल बी इक्वल टू QV। बोलो यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो F बाई क्यू कर दूं और यहाँ पे V बाई डी कर दूं, बस Q को इधर ले आया, D को उधर ले गया, Q को इधर ले आया, D को उधर ले गया, तो यहाँ F बाई क्यू। F बाई क्यू हमने पढ़ रखा है ना, क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या हो गया आपका भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसका यूनिट मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आया क्या? दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि भाई जो दो पोटेंशियल है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है और कितना पोटेंशियल है। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? कैसे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? लेकिन आपको ये प्रोसेस पे इतना ध्यान नहीं देना है, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। अगर ये आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरिटी है? चलो प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालना है इसका, प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जब बाहर गए थे तब आया ये ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज मूव। 10th में नहीं पढ़ा था इसको, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। क्या होता है वो, वोल्टेज। खत्म। वोल्टेज का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन पर चार्ज, मतलब चार्ज मूव करने में जितना वर्क डन होता है वही आपका क्या होता है, वोल्टेज। ध्यान से, ये आगे के लिए एडवांस लेवल बता रहा हूं आपको। इस रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां पे भी वर्ड आ जाएगा तो मतलब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। जहां पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट करके वर्ड आ गया वहां पे क्या समझोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करी गई है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई डी। क्लियर है? एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। दो इलेक्ट्रोड है स्पार्क प्लग के, उनके बीच का डिस्टेंस है 1.25 mm है। देखो याद रहे, मैंने बताया था आपको कि जब भी फिजिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू पुट करनी है, जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सब SI यूनिट में होने चाहिए। हाँ, कभी क्वेश्चन बोल दिया कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर यूनिट में चाहिए, तब आप कोई भी यूनिट उठा के रख सकते हो, बट अदरवाइज सारे जितनी भी वैल्यूज है सबको आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, SI यूनिट, एंड देन पुट इन द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे 1.25 mm है इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपको आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। पोटेंशियल 20 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, V अपॉन डी। डी का वैल्यू दिया है कितना, 1.25 mm, V का वैल्यू 20 वोल्ट। सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। V कितना आपका 20 बाई डी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 20 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। चार बाय 25, 400 लाना है, 100 में 4 होता है, 25 इंटू 4 करोगे 100 होता है। तो ऊपर अगर 400 है मान लो, 24 डिवाइड बाई 25 यानी 0.40 करके कितना हो जाएगा, कितनी बार करोगे, 4 4 8 4 12 4 16 16 टाइम्स, यानी हो जाएगा 0.16 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर 4, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर। क्लियर है? इसके लिए लॉग बुक की जरूरत है क्या इस कैलकुलेशन के लिए? अब आता है कंसेप्ट आपका ये कंसेप्ट खत्म करने के बाद आपका 12th का गॉसियन सरफेस शुरू कर देंगे हम। स्टार्ट करें? प्लीज फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम एक स्पेशल कैरेक्टर से, फाई, इसको कहते हैं हम लोग फाई। फ्लक्स को एक्सप्लेन, पहले इसको फॉर्मूले वाइज कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं एक्चुअली सीएफ। आज एक चीज और पढ़ेंगे आप लोग, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। सुनो मैं बता रहा हूं, एरिया स्केलर क्वांटिटी भी होता है और वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। देखो कैसे,
यस यस, एरिया वेक्टर अलग एक चीज है और एरिया अलग है भाई। एरिया का भी वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर वेक्टर होता है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा जो सरफेस है, ये वॉल है, इस वॉल का एरिया क्या होगा, कैसे निकालोगे इस वॉल का एरिया? एरिया निकालो कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया भाई आपका एरिया। तो एरिया निकालोगे वैसे ही रहेगा। लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है कि अगर मैं यहां पे बताऊं एरिया वेक्टर कितना है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, मान लो अगर ये है आपका 20 फीट है, 20 फीट, और ये है आपका 6 फीट, कितना हो गया एरिया? 120 फीट, कितना हो गया? 120 हो गया। 120 फीट क्या है एरिया? कितना एरिया है? 120 स्क्वायर फीट एरिया है। कितना है? 120 स्क्वायर फीट एरिया। लेकिन अगर एक एरिया वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? देखो 120 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन, अगर एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर मैं पूछूं यहां कितना एरिया वेक्टर है, तो आप बोलोगे 120 स्क्वायर फीट ऐसे। वहां बोलूंगा लास्ट जहां से मैंने काउंट किया है, बोलूंगा वहां पे कितना एरिया वेक्टर है? 120 परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 120 परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर आया? यानी हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो क्या होगा? एरिया इसका कुछ तो होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा ऐसे होगा। इधर से देखोगे ऐसे होगा, इधर से देखोगे तो ऐसे होगा। बिल्कुल सरफेस से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो अगर मेरा ये सरफेस है तो पर एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? मान लो ऐसे, ऐसे ना, थोड़ा टेढ़ा रखा है मैंने, थोड़ा टेढ़ा रखा है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे। समझ में आया क्या? ये हो गया क्या आपका बेटा? ये क्या हो गया? सरफेस का एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर? क्लियर है नहीं है? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, इस सरफेस को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। इसमें रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? कैसे पता किया यूनिफॉर्म है? हर जगह टेंजेंट का डायरेक्शन सेम आने वाला है। तो ये हो गया एरिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर 90 तो उस पे बनेगा ना। देखो अगर इसका सरफेस ये है तो ये 90 होके आ रहा है ना, तो ये कितना, कोई भी एक, लेट सपोज थीटा। तो यहां पे फ्लक्स का जो डेफिनेशन दिया जाता है, फ्लक्स का जो डेफिनेशन दिया जाता है वो ये है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या देगा आपको? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा आपको? फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। आपको बता दो चलो, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका, ये आपका जब यूनिफॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करोगे? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आया फॉर्मूला? अच्छा आपको फ्लक्स बता देता हूं एक्चुअली है क्या। मान लो ये रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है वहां से यहाँ, और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, इधर जा रही होगी, उधर जा रही होगी, लेकिन अगर आप पीछे मेरा इमेज उसका ट्रेस करो तो कैसा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद? मान इसको एक लेजर लाइट समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या समझो? एक लेजर लाइट समझो। मान लो सामने से बहुत सारी लेजर लाइट्स, पूरे कमरे में लेजर लाइट्स एकदम सीधी यूनिफॉर्मली आ रही, तो मैं खड़ा हूं, तो यहाँ 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 मुझे ट्रेस क्या हो जाएगा? पूरा मेरा शरीर ट्रेस हो जाएगा, और साइड साइड में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी आ रही, लेकिन इतना दूर खाली रहेगा। मान रहे हो ना बात को? वही है आपका फ्लक्स। आप समझे फ्लक्स क्या है?
फ्लक्स समझे, यानी आपका सरफेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, यही है आपका क्या ये है डीप मीनिंग फॉर्मूला वाइज। तो ये है फॉर्मूला, तो समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला ये होगा, बट फ्लक्स की डीप मीनिंग समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो भी सरफेस काटेगा, जितना काटेगा, जो जितना वो काट पाएगा वही उसका क्या होगा फ्लक्स। जैसे कि ये बुक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इधर उधर चल रही, इधर पे भी आ रही है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस काटेगा उतना क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो क्लियर है, समझ में आया फ्लक्स, फ्लक्स समझ में आया ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही किसी सरफेस में जाएंगी कैसे जाती हैं, ये याद रखना, आगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इसको। बोलो क्लियरिटी है, क्लियरिटी है। तो अगर परपेंडिकुलर जाएगा किसी भी उसमें तो क्या हो जाएगा भाई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच में थीटा है वो सेम हो जाएगा क्या, देखेंगे हम लोग। तो यहां तक क्लियर है। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है फ्लक्स के लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हुई तो फॉर्मूला डिफरेंस है। देखो कैसे डिफरेंट होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है ना, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग है तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छोटा छोटा फ्लक्स डी फाई। कितना निकालेंगे, डी फाई, छोटा छोटा फ्लक्स। क्या निकालेंगे, छोटा छोटा फ्लक्स डी फाई। तो डी फाई विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटा छोटा एरिया लेंगे उसका, क्या लेंगे, छोटा छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बार बार चेंज हो रही है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिया हम लोगों ने, नॉन यूनिफॉर्म। क्या लिया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। क्या, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ली है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। और तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बजाय क्या इसलिए लिया हमने नॉन, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो आपका क्या होगा, हर जगह अलग अलग फ्लक्स कटेगा। भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, अगर मेरे शरीर से तो कब थोड़ा सा अलग कटेगा, थोड़ा अलग कटेगा, यानी इस एरिया पर अलग फ्लक्स कटेगा, इस एरिया पे अलग फ्लक्स कटेगा, इस एरिया पे अलग फ्लक्स कटेगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ रही है क्या बात, ये बुक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है, तो क्या होगा, इतने एरिया पे अलग फ्लक्स कटेगा, इतने एरिया पे अलग फ्लक्स, इतने एरिया पे अलग फ्लक्स, तो हर जगह फ्लक्स अलग अलग कटेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा फ्लक्स लेंगे, छोटा छोटा एरिया लेंगे, तो छोटा छोटा फ्लक्स विल बी इक्वल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय, यानी डॉट प्रोडक्ट उसका किसके साथ, छोटे छोटे एरिया के साथ। तो दिस कैन बी रिटन एज डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। तो ये छोटा छोटा फ्लक्स है, इसको मुझे पूरा फ्लक्स लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। बोलो क्लियरिटी आई, क्लियरिटी आई, समझ में आया। तो यहां पे तो ये जो आपका डीए है, ये जो आपका डीए है, ये छोटा 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 एरिया मिला के मान लो अगर रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, सर्कल हुआ सर्कल का एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात, क्या समझ में आया। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एरिया के टर्म्स में दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के टर्म्स में दिया होगा, तो ई डॉट डी ए करके और जो भी एंगल होगा इनके बीच में वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब आपका ई क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया आपका फ्लक्स का कंसेप्ट। क्लियरिटी आई फ्लक्स में। एक तो फॉर्मूला वाइज देखा हम लोगों ने, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये फॉर्मूला, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और फ्लक्स एक्चुअली क्या है, डीप मीनिंग समझे उसका, चल फटाफट लिखो। डेफिनेशन तो नहीं है इसका, कैसा है क्या, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा डेफिनेशन आप ही लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही होगा फ्लक्स। जितनी फील्ड लाइंस आप कट करेगा आपका सरफेस, वही होगा फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट फ्लक्स। इस तरीके से आप इसको फ्लक्स को लिख सकते
तो यहाँ पे था ई डॉट डी ए का डॉट प्रोडक्ट, तो ई डी ए कॉस थीटा हो। फ्लक्स में वेक्टर की नॉलेज चाहिए, है ना, नॉलेज याद है ना। तो यहीं से हम लोग जो है डाइपोल वेपोल का कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि 11 का कंसेप्ट है। तो जितना मुझे गॉसियन सरफेस एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए था उतना मैंने आपको रिवीजन दे दिया। एक डाइपोल करके कंसेप्ट है, हाँ डाइपोल मोमेंट, तो अभी यूज तो नहीं है फिलहाल इसमें, बट अगर कभी मौका मिला तो मैं आप लोग को वो भी पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस चैप्टर इज बीइंग कंसिडर्ड एज वेरी टफ चैप्टर, वन ऑफ द टफ चैप्टर इन फिजिक्स, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर। तो ऐसा कुछ लगा क्या आपको इस चैप्टर में, ऐसा कुछ लगा क्या? अभी हम लोग 12th के लिए जितना बेसिक चाहिए तो सब कर चुके हैं। अब आपका गॉसियन सरफेस, बस एक बार गॉस लॉ बता दूंगा ना नेक्स्ट क्लास में, वहीं से गॉसियन सरफेस चालू, अपना 12th चालू नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर? अब आपको समझ में आएगा 12th का जब टॉपिक शुरू होगा, सब टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि भाई ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में आएगी तो आपको सारी प्रॉपर्टीज तक से दिमाग में आ जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता क्या है। बोलो क्लियर है? तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज जो हम लोगों ने किया। क्या किया हम लोगों ने? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बी बाई डी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला एफ बाई क्यू। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट अभी कौन सा फॉर्मूला निकाला? फ्लक्स का। क्या होता है फ्लक्स? ये कॉस थीटा, ये वाला तब लेना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, अब आगे लिख लोगे। ये कब यूज करना है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो आज का समरी बस यही है, इतना क्वेश्चन हम लोगों, मतलब इतना कंसेप्ट हम लोगों ने आज किया। क्लियरिटी है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये 12 एज पर दी एनसीईआरटी 12th का एक चैप्टर हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये 12th का एक चैप्टर हम लोगों ने आज खत्म किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा टॉपिक। ठीक है, चलो, तो वी एंड दिस लेक्चर हियर।